Namaste Gurukul. Hello students, how are you? I hope you are fine at home and doing well and prepare yourself for animal physiology. Okay, so this is my fourth lecture of chapter 17, that is breathing and exchange of gases for class 11th biology. So this is my fourth video of this chapter. In previous three videos we have covered the basic structure of human respiratory system plus the mechanism of breathing in, breathing out, inspiration, expiration. ठीक है, how are ribs, intercostal muscles plus sternum plus diaphragm, how they are going to help in breathing in and breathing out. ठीक है, and various pulmonary volumes and pulmonary capacities, कि हमारे लंग के अंदर जब हम सांस लेते हैं कितने अमाउंट में सांस जाता है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर जाएगा, कितना बाहर निकलेगा. These all are covered along with the structure of alveoli. We have already covered the structure of alveoli, in which we have shown total 5 layers. The first layer was of alveolar epithelium, then its basement membrane, then its interstitial space, then basement membrane of blood vessel, that is endothelial of blood capillary, then basement of capillary and endothelial layer of capillary. So these were 5 layers through which exchange of gases take place. So our next topic is exchange of gases, कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ तो लिया कि इसके थ्रू एक्सचेंज होगा, पर ये एक्सचेंज होगा कैसे, उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो दिस टॉपिक इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक्सचेंज बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड, जो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, लंग्स के अंदर. एंड सेकेंड इज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी बोलेंगे हम. एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड tissues. Blood capillaries and body tissues. So this will take place in this area, means in lungs, and the second one will take place in tissues. ठीक है. Now this type of exchange of gases is called as external respiration, while this is called as internal respiration. So first of all we will start with external respiration. So I have already made this diagram to save time. तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, कि जब हमने इनहेल किया, देन एयर passes from our nostrils and trachea and through bronchus, bronchioles, and ultimately it will reach to lung alveoli. तो हमने एक सिंगल alveoli का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, इंस्पायर्ड एयर जब हमने इंस्पिरेशन किया तो अंदर आई. ठीक है, उस एयर के अंदर हरदम ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CO2. ठीक है, हेयर वी आर नॉट गोइंग टू से कंटेंट, वी विल यूज़ ए टर्म पार्शियल प्रेशर. partial pressure. So partial pressure is the pressure of an individual gas in a mixture of gas. ठीक है, कि बहुत सारी गैसेज हैं, उसके अंदर एक गैस का कितना
प्रेशर है उसको बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर। सो हर एक गैस का एक इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। देन वी आर सेइंग दैट इन इंस्पायर्ड एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है 21%, जबकि जो आपकी CO2 होती है वो 0.3% के अराउंड है, ठीक है। इसलिए पार्शियल प्रेशर भी अलग अलग हो गया। तो जैसे ही हमने इंस्पायर की, आपका PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाज 104 mmHg। Hg ये आपकी यूनिट होती है पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने की, ठीक है, मेज़र करने की। सो पार्शियल प्रेशर एकदम मेज़र हो जाता है mmHg में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमने बोला कि कम होता है, तो ये 40 है, ठीक है। नाउ जितना भी हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा दैट विल डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस चीज़ को मैं रब कर रहा हूँ। दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग टू एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये वाला पार्ट, ठीक है। जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस पार्ट को बोलेंगे हम इंटरनल रेस्पिरेशन। So the exchange of gases will take place through the simple process of diffusion, simple diffusion, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर जिस साइड ज़्यादा होगा वहाँ से वो लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ डिफ्यूज करेगी सिंपली, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। नाउ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट आ गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, चाहे वो कोई भी गैस हो। सेकंड, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, कि कोई मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल है, सेलेक्टिव परमिएबल है, या बिल्कुल कम परमिएबल, इम्परमिएबल भी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लंग के एल्वियोलाई की जो ये मेम्ब्रेन है, जिसका हमने डिटेल स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में किया था, तो ये हमने बोला था कि ये बिल्कुल सिंगल लेयर है, सिंगल सेल थिक है, ठीक है। तो उसकी थिकनेस कम होगी तो परमिएबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो परमिएबिलिटी प्लस थिकनेस, ये पॉइंट भी इसी के साथ आ जाएगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, कि देखो जैसे हमने बोला कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज़ होंगी, पर वो डिफ्यूज़ होकर किस में जाएंगी, वो जाएंगी जो इसके नियर अबाउट ब्लड कैपिलरी थी, ठीक है। ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, ब्लड है, तो ब्लड के अंदर कौन सी गैस कितनी ज़्यादा डिफ्यूज हो सकती है, उसके बेसिस पे हमने बोल दिया सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। जो गैस जितनी ज़्यादा सोल्यूबल होगी उसका डिफ्यूजन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। और पांचवा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि एल्वियोलाई आर स्पेशली डिज़ाइन स्ट्रक्चर which are designed to increase the total surface area to facilitate maximum exchange of gases। अगर मैं एक मेम्ब्रेन को ऐसा बना देता, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है। अगर मैं इस मेम्ब्रेन को ऐसा बनाऊँ तो अब देखो सरफेस एरिया, पहले यहाँ पे हम मान इसको एस्टिमेट लेके चले तो 10 सेंटीमीटर के करीब बनता है, और यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर तो यहीं तक बन गया, फिर 20-30, मतलब इतने से ही एरिया के अंदर ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल हो जाता है सरफेस एरिया। तो
जो एल्वियोलस होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया है और उसी की वजह से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो फास्ट होता है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो दीज आर 5 फैक्टर्स। चलो, तो सबसे पहले बात हो गई कि भाई डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगी गैसेस। तो गैसेस का पार्शियल प्रेशर देखो यहाँ पे था PO2 हाई होगा, क्योंकि अभी हमने इनहेल किया है। इनहेल करते टाइम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, CO2 का कम था। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर था उसकी बजाय यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज़ क्वाइट लेस। और वो कितना लेस है? दैट इज़ अराउंड 40। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर PO2 जो है वो 40 होगा और PCO2 इज़ 45। अब देखो O2 यहाँ पे 104, यहाँ पे सिर्फ 40, बहुत डिफरेंस है। इसीलिए यहाँ पे जो O2 है, O2 विल डिफ्यूज़ इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हमने ये वैसे बोला है, पल्मोनरी आर्टरी विल बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैपिलरीज। सो ये वाला जो एक्सचेंज हो रहा है ये आपका कहाँ हो रहा है? लंग्स के अंदर। ठीक है, सो इस कैपिलरी के अंदर चली गई O2, पर हमने बोला कि PCO2 का कंटेंट पार्शियल प्रेशर यहाँ पे CO2 का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्वियोलर एयर, क्योंकि हमने बोला यहाँ पे है 45 और इसके अंदर है 40। तो क्या होगा? CO2 बाहर निकल जाएगी, तो O2 जाएगी ब्लड के अंदर, CO2 जाएगी एल्वियोलस की तरफ। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस एंड ब्लड कैपिलरीज विद इन द लंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से अब जब ब्लड आया, ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई इसके अंदर, CO2 बाहर निकल गई है। तो CO2 बाहर निकल गई है, तो अब CO2 यहाँ पे देखो 40 रह गई, जबकि यहाँ जब ये आया था तो 45 थी। अब CO2 कम हो गई, क्यों? जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर आपका एल्वियोलस के अंदर था अब वही रह गया, बाकी जितना एक्स्ट्रा था वो सब बाहर निकल गया। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल डिक्रीज फ्रॉम 45 to 40 because of lungs, while partial pressure of oxygen will increases from 40 to 95। अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंस ध्यान देना हमने, यहाँ पे 104 था, 104 पूरा नहीं आया इसके अंदर। ठीक है, सो डिफ्यूजन पूरा का पूरा नहीं हुआ, 104 में से सिर्फ 95 आया है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा क्रैमिंग पार्ट है, थोड़ा रट्टा मारना है, इसकी एक टेबल भी बनाएंगे अभी हम। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको बोल दिया हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेशन हो चुकी है यहाँ पे लंग्स के अंदर। अब लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जाता है। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा आपका। तो लेफ्ट ऑरिकल में जब पल्मोनरी वेन के थ्रू आया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में से यहाँ से ऐसे ऊपर से जाता है। ठीक है, पर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहीं से दिखा दिया है। सो ये है आपकी सिस्टमिक आर्टरी, जो आप 10th में पढ़ते होगे कि एओर्टा के थ्रू बाहर जाएगा पूरी बॉडी टिश्यूज़ तक। सो ये एओर्टा मान के चलो इसको, चलो ठीक है। तो ये पूरे सिस्टमिक आर्टरीज हम उसको बोल रहे हैं जो पूरे बॉडी सिस्टम के अंदर जाएंगी। तो सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया था? लंग्स से आया था। लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर जाएगा। तो अब ये देखो, ये सेम टू सेम है, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। 95 O2, O2 का 95, CO2 का 40, CO2 का 40, यहाँ तक सेम है। अब जब ये ब्लड इस कैपिलरी के थ्रू यहाँ पे आएगा बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, देन अगेन हर बॉडी सेल जो है वो क्या करती है? सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी।
सो ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इट विल रिलीज CO2, ठीक है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगी, CO2 निकालेगी। तो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर चुकी होगी कोई सेल, तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर एकदम कम होगा ऑक्सीजन का, और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे एक्चुअली में कौन सा है, इसके अंदर अगर मैं बोल दूँ बॉडी टिश्यूज़ के अंदर PO2 इज़ 40 एंड PCO2 इज़ 45 mmHg में बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ऑक्सीजन का कंटेंट पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली फूड या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ करवाने में। पर जब एनर्जी रिलीज़ करवाई, जब ग्लाइकोलिसिस हुई, तो यहाँ पे CO2 भी निकली, तो उस CO2 की वजह से पार्शियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया टिश्यूज़ के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट कम, तो पर ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा था, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल से बॉडी टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ कर गई। इसका अपोजिट ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम था, पर बॉडी टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा था, PCO2 45 विच इज़ ग्रेटर देन 40 ऑफ PCO2 ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो CO2 जो है इट विल डिफ्यूज़ आउट फ्रॉम टिश्यूज़ इनटू ब्लड कैपिलरीज। तो ये यहाँ पे फिर दोबारा एक्सचेंज हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। सो दिस इज सेकेंड स्टेप, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ से जो ये ब्लड बनेगा, अब इस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, यहाँ पे ऑक्सीजन 95 से अब यहाँ पे कितनी रहेगी, सिर्फ 40 रहेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो ये अब सिस्टमिक वीन्स के थ्रू राइट ऑरिकल में आएगी, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से दोबारा लंग्स के अंदर, ठीक है। और लंग्स के अंदर फिर दोबारा वही क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा है मैंने सेम यहाँ पे है, ठीक है। ऑक्सीजन का कंटेंट कम, एल्वियोलस में ज़्यादा था, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 का कंटेंट ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा है, तो CO2 बाहर जाएगी। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सो इससे रिलेटेड एक आपकी टेबल है, रेस्पिरेटरी गैसेस। इस टेबल में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेस्पिरेटरी गैसेस, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड टिश्यूज़। सो हमने दोनों गैसेस का देखना है, O2 एंड CO2। ये क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर, टेबल ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर 159 और इसका 0.3, ठीक है। कई बार एटमॉस्फेरिक एयर का भी पूछ लेते हैं। सो 159 एंड 0.3। अब एल्वियोलाई के अंदर देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या था, वहाँ पे 104, एल्वियोलाई के अंदर CO2 का 40। अब एल्वियोलाई से ये जब ब्लड जाएगा यहाँ पे, ये तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब आर्टरीज के अंदर, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी सेम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95। यहाँ पे देखो 95, 95, तो 95, और उसी का CO2 कितना है, 40, ठीक है। इससे इसको रिलेट करना है, ठीक है।
अब आ जाओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होगा, जितना टिश्यूज के अंदर होगा। टिश्यूज के अंदर क्या था हमारा, PCO2 ज़्यादा था 45 और ऑक्सीजन का उल्टा लिख दिया, दिस इज़ फॉर ऑक्सीजन 40 एंड दिस इज़ फॉर CO2 45। अब जो आपका टिश्यूज़ के अंदर था वही तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर है, और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे आ गया। तो यही रीडिंग आपने यहाँ पे लिख देनी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और 45। अब देखो नीट में क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, वो आपसे पल्मोनरी आर्टरी का पूछ सकते हैं। आर्टरी हमारे दिमाग में एकदम आएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब हम ये वाली वैल्यू याद करेंगे, पर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो चाहे वो आपसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछे या आपसे वो पल्मोनरी आर्टरी पूछे, चाहे वो आपसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछे या पल्मोनरी वीन पूछे, आपने सेम आंसर देना है, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करना है। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई जब हम एटमॉस्फेयर से इंस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम पे तो गैसेस सबसे ज़्यादा अमाउंट में गैस कौन सी है, नाइट्रोजन 71% वही है। तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं जाती, वो इसलिए नहीं जाती कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो ही नहीं रही है। जो नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे सिस्टम के अंदर और बाहर जो नाइट्रोजन है, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है। पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस कब आएगा, जब हमारी बॉडी के अंदर जो अंदर थी नाइट्रोजन वो यूटिलाइज हो जाती। अगर यूटिलाइज हो जाती तो बाहर से जो पार्शियल प्रेशर था उसके थ्रू डिफ्यूजन से अंदर जाती, पर यूटिलाइज हो ही नहीं रही है तो क्या होगा, देयर विल बी नो डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन ऑल्दो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। So this was exchange of gases. Next topic is transport of gases. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में आपकी दोनों मेन गैसेज हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने दोनों का अलग अलग करना है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Transport of oxygen can be done by two ways, either dissolved in plasma this is just 3%, while in form of oxyhemoglobin, दिस इज़ 97%। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कब बनता है, जब हीमोग्लोबिन के साथ आपके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अटैच हो जाते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मेथड हैं, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, this is around 7%. Second, as carboxyhemoglobin, this is 23%। कुछ बुक्स में लिखा होता है 20 से 25 की रेंज दी होती है, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 23%। एंड थर्ड
method is as bicarbonate ions, bicarbonate HCO3 -1 आयंस, ठीक है, और मैक्सिमम यही होता है आपका 70%। तो ऑक्सीजन जो हो मैक्सिमली भी किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, जस्ट 3% प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 7% डिजोल्व फॉर्म में जाती है प्लाज्मा के अंदर, 23% हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, रिवर्सिबल होता है, एंड मैक्सिमम अमाउंट 70% ऑफ द CO2 विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। तो जैसे हम ऑक्सीजन का कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो जब यहाँ से जब ऑक्सीजन आई ये, ठीक है, तो ऑक्सीजन जब आई तो इसके अंदर यहाँ पे डिफ्यूज़ हुई, तो जब ये ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होगा, RBC भी होगी और प्लाज्मा भी होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाऊँ, दिस इज़ लंग एल्वियोलाई एंड दिस इज़ ब्लड कैपिलरी। तो लंग एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन अंदर आई, ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम है। सो ये जो ऑक्सीजन आई आपकी, ये RBC बना दी मैंने, RBC के अंदर HB है, HB मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। सो दिस ऑक्सीजन विल बी diffuse in two forms. It will bind with hemoglobin to produce HbO2 का ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस O2 इन प्लाज्मा, डायरेक्ट प्लाज्मा में भी रहेगी। ये सब सारा प्लाज्मा है, मतलब एक्सेप्ट RBC WBC जितना भी लिक्विड पार्ट है दैट इज़ प्लाज्मा। तो बाकी 3% ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व होगी इसके अंदर, और 97% ऑक्सीजन जो है इट विल बाइंड विद हीमोग्लोबिन ऑफ RBC टू प्रोड्यूस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो Hb प्लस O2 इज HbO2। दिस इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल हम क्यों बोल रहे हैं, अगर ये चीज़ रिवर्सिबल नहीं होती तो एक बार अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गई तो हमारा ये तो नहीं है कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनता ही रहेगा, नहीं। तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई है वो बाद में रिलीज़ भी हो जाएगी। रिलीज़ कब होगी, बाइंडिंग हुई है आपकी यहाँ पे लंग एल्वियोलाई के अंदर, और वो रिलीज़ कब होगा, ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड हेयर इन बॉडी टिश्यूज़, और आपका हीमोग्लोबिन जो है वो दोबारा फिर से फ्री हो जाएगा, और वो फ्री होके अब क्या करेगा, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होगा टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेके जाएगा आगे फिर दोबारा ब्लड को, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। नाउ देयर इज ए टॉपिक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। दिस इज रिलेटेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मिनट, टाइम और 20 मिनट। चलो वी कैन ऑल्सो कंप्लीट दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद ऑक्सीजन। तो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में ऑक्सीजन वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट जो हम वो कल करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं पहले। आई थिंक इसको भी रब कर दूँ अब तो कोई सबको समझ में आ ही गया होगा मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट्स को।
So the next topic which is associated with transport of oxygen is oxygen, hemoglobin, dissociation कर्व। इस कर्व से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट में, तो इस पर थोड़ा फोकस करेंगे हम। आई एम मेकिंग ए ग्राफ, ठीक है। स्केल है आपका 10 का, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and on another side we are taking a scale of 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। So on this side we will write percentage saturation of hemoglobin, and on this side we will write partial pressure of oxygen। So on x axis we have taken partial pressure of oxygen and on y axis we have taken percentage saturation of Hb, hemoglobin। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ये है क्या चीज़। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है? दिस इज ग्राफिकल representation of relationship between partial pressure of oxygen, short form लिख दिया मैंने PO2, and percentage saturation of हीमोग्लोबिन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ Hb, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ऊपर कितना Hb हमारा सेचुरेट हो सकता है। सेचुरेशन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा बाइंड करेंगे उतनी ही सेचुरेशन ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। सो वी आर ड्राइंग ए कर्व So this curve will be sigmoidal curve। तो अब इसमें देखो हमें पता चल रहा है कि जब पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे ही हमारा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती जा रही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुके हैं आपके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो उतने ही आपके हीमोग्लोबिन के अमाउंट, जो मान लो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ Hb थे, तो वो पूरे 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 60 जब हमने पार्शियल प्रेशर कर दिया तो उस टाइम पे सारे के सारे जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे वो सब के सब क्या हो गए, ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो चुके टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो इसी को बोल रहे हैं हम सेचुरेशन। तो दिस कर्व इज सिग्मोइडल कर्व। जो इसका लोअर पार्ट है दिस इज शोइंग डिसोसिएशन। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लोअर पार्ट दिस इज शोइंग डिसोसिएशन ऑफ
O2 फ्रॉम HB, क्योंकि लोअर पार्ट पे देखो डिसोसिएशन ज़्यादा है, एसोसिएशन कम है, वाइल व्हेन वी सी अपर पार्ट ऑफ सिग्मोइडल ग्राफ, this is depicting association of O2 with HB। सो ये लाइन आपकी सेम टू सेम एनसीईआरटी में ऐसे लिखी है। तो पहली बात तो एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये सिग्मोइडल ही क्यों है, एस शेप्ड क्यों है। ये एस शेप इसलिए है क्योंकि पार्शियल प्रेशर के इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा जो परसेंट सैचुरेशन है उसका कर्व है ये, इसलिए ये एस शेप आया है। अब नीट में एक चीज़ पूछी जा सकती है आपसे यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड, इसको बोलते हैं P50, दिस इज़ P50, दिस इज़ अराउंड 27। P50 क्या है? दिस इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच अराउंड 50% ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स विल बी बाउंड विद ऑक्सीजन। कि अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल थे हीमोग्लोबिन के, तो ये एक ऐसा पार्शियल प्रेशर था 27, जब इस 100 में से 50 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर चुके थे और 50 अभी भी बचे हुए थे। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज P50, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे नीट में, एनसीईआरटी में नहीं पूछी जाएगी, सीबीएसई में। सो P50 की वैल्यू जो है वो 25 से 30 की रेंज में होती है, अराउंड 27 हम एवरेज लेके चलते हैं इसकी। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड एक और टर्म है कि ये जो कर्व है, दिस कर्व कैन शिफ्ट इधर लेफ्ट और राइट। मैं दोनों बना देता हूँ यहाँ पे। So this is called as shift to left। अब यहां से नीट में क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, एंड दिस इज शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू राइट जब भी होगा उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और लेफ्ट के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है नीट के अंदर कि शिफ्ट टू राइट होता कहाँ पे है? दिस विल ऑलवेज टेक प्लेस इन बॉडी टिश्यूज, वाइल शिफ्ट टू लेफ्ट होगा हरदम आपका फीटल ब्लड। जो मदर के वूम के अंदर फीटस होता है, अनडेवलप्ड बेबी, उस फीटस के ब्लड के अंदर हरदम शिफ्ट टू लेफ्ट होता है। ये क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि जो फीटस का जो ब्लड होगा उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जो है वो बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट ह्यूमन बीइंग, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को साथ बाउंड करवा के क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो फीटल ब्लड में हरदम लेफ्ट पे जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर हरदम राइट पे जाएगा। तो लेफ़्ट और राइट दोनों की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। जब हाई PCO2 होगा, ठीक है, तब शिफ्ट टू राइट होगा। और PCO2 हाई कब होता है? टिश्यूज़ के अंदर होता है हरदम, लंग्स में अंदर नहीं होता है। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी हम क्या बोल सकते हैं उसको? लो pH बोल सकते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई DPG, डाईफॉस्फोग्लिसरेट। ये 4 कंडीशन हैं। ये कंडीशन तो आपको कहीं एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगी, ये एक्स्ट्रा है।
सो नीट में शायद ये पूछा भी जा सकता है DPG का रोल क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चारों का जब अमाउंट इंक्रीज होगा तो हरदम जो आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है दैट विल शिफ्ट टू राइट। और जस्ट इसका अपोजिट हम लें, शिफ्ट टू लेफ्ट में क्या होगा, सारी कंडीशंस रिवर्स कर दो। PCO2 कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, DPG ये भी कम होगा, और फोर्थ आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, हरदम हाई pH। तो सिंपल याद रखना है, राइट में शिफ्ट हुआ तो सारी चीज़ बढ़ रही हैं, पर ये चीज़ ध्यान रखना है अगर वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोले तो आपने इंक्रीज बताना है, पर pH के बारे में बोलेगा तो हरदम अपोजिट हो जाएगा। तो नीट में यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। सो दीज आर 4 कंडीशंस। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही DPG क्या है, इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो इस कर्व का राइट की तरफ शिफ्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। साइंटिस्ट का नाम है बोहर इफेक्ट, ठीक है। सो द शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स द राइट ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यूज, दिस इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट, ठीक है बेटा। बिल्कुल ध्यान से देखना है, कोई ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़, बस आपने एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, P50 क्या होती है, शिफ्ट राइट में कब होगा, लेफ़्ट में कब होगा। एग्जाम्पल याद रख लो, राइट में होगा तो सारी चीज़ इंक्रीज़ करनी है, लेफ़्ट में होगा तो सारी चीज़ डिक्रीज़ करनी है, और इस कर्व का राइट की तरफ शिफ्ट होना ही आपका बोहर्स इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ कवर्ड। In next video we are going to start with transport of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसके 3 मेथड कैसे हैं और उसके अंदर क्या क्या और टर्म्स आएंगी वो करेंगे, और उसके बाद कुछ डिजीज़ विच आर एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको रिवाइज़ करना, ठीक है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो जब तक बनेगी तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।